मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन फर्म का संतुलन पढ़ेंगे। फर्म का संतुलन मैंने फर्म पढ़ाई थी आपको, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकारी फर्म और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। ठीक है, आपने 8th लेसन में लागत के बारे में पढ़ा है, 9th लेसन में आगम के बारे में पढ़ा है। मतलब हम कोई भी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो हमें लागत आती है, क्योंकि बनाएंगे तो कुछ ना कुछ तो लागत आएगी। अब वो अल्पकाल है दीर्घकाल है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन लागत तो आएगी आएगी। और आगम को आपने पढ़ा था, क्या है, अब जब हम उत्पादन करके उसको बाजार में बेचेंगे तो उसको क्या कहेंगे, आगम। आगम यानी संप्राप्ति यानी रेवेन्यू। तो आगम, निर्गत को बाजार में बेचने से जो आय प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, आगम। लागत, उत्पादन करने पर साधनों पर जो व्यय किया जाता है उसे क्या कहते हैं, लागत। अब आप देखो, लागत इतनी आई, इतने को बाजार में बेच दिया। अब आप इतनी कीमत पर आपने जब बाजार में बेचा है तो उससे क्या हो रहा है, आपको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो इस लाभ और हानि की जो जांच की जाएगी उसको किन विधियों के द्वारा किया जाएगा, कब संतुलन में होगा। तो फर्म के संतुलन की 2 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं, 2 विधियां हैं। चाहे आपकी पूर्ण प्रतियोगिता है, चाहे आपकी एकाधिकारी फर्म है, ठीक है ना, तो सब में ही 2 विधियां हैं। कौन कौन सी है, एक तो कुल आगम और कुल लागत विधि, और दूसरी है सीमांत आगम व सीमांत लागत विधि। लेकिन आज मैं आपको कुल आगम व कुल लागत विधि पढ़ा रही हूँ। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वो यदि एकाधिकारी फर्म या अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म के संतुलन की विधि बोलता है तो कुल आगम व कुल लागत विधि, सीमांत आगम व सीमांत लागत विधि के द्वारा एक तो ये चित्र और एक और जो मैं कल बताऊंगी वो दोनों चित्र आपको बनाने होंगे। लेकिन फर्म के संतुलन की विधियों के अंतर्गत आपको यदि वो एक कोई कुछ भी ना बोले तो इसको और एक सीमांत और आगम सीमांत लागत विधि के द्वारा ही बनाना है। फिर भी मैंने यहाँ पर आपको सुविधा के लिए ये बता दिया है कि ये वाला जो वक्र है वो एकाधिकारी, ये लिखा हुआ है ना वर्किंग नोट, अपूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार के अंतर्गत ये चित्र बनेगा। और दूसरा मैं ये बता रही हूँ, यदि वो पूर्ण प्रतियोगिता बोलता है तो उसके अंतर्गत ये वाला चित्र बनेगा। अंतर कुछ भी नहीं है। देखो, ये आपका टीसी यहाँ भी ऐसा बन रहा है और टीसी आपका यहाँ भी इस तरह से बन रहा है, टोटल कॉस्ट। अंतर क्या है, जो ये टीआर है वो इस तरह से ये गया और यूँ बना, टीआर बना ना, लेकिन इसमें टीआर कैसा बना, बिल्कुल एग्जैक्ट सीधा 45 डिग्री का कोण बनाता हुआ। अब आपको एक और बात बता दूं कि क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जब आपने टीआर वक्र बनाया, यानी कि टीआर क्या ज्ञात किया था कि वह 0 इकाई को बेचे या अधिक इकाइयों को बेचे तो कीमत कैसी रखती है, वो सदैव समान होती है। तो 0 को गुणा 5 से करेंगे तो 0 आएगी, फिर 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 55 25 5 6 30, यानी कि संप्राप्ति बराबर प्राप्त होती चली जाती है। मैंने आपको पूर्ण प्रतियोगिता वाले लेसन में मतलब टॉपिक पर पढ़ाया था आगम वक्रों में कि टीआर बिल्कुल वो 45 डिग्री का कोण बनाता है। आप कॉपी में चेक कर लेना, बनाता है ना। लेकिन एकाधिकारी के अंतर्गत मैंने टीआर इस तरह से बनाया था, बनाया होगा, आप कॉपी में देखना, क्योंकि वह जैसे जैसे अधिक इकाइयों का विक्रय करता जाता है तो कीमत को कैसे करता जाता है, कम करता जाता है, और एक बिंदु के बाद जो है टीआर कैसे होने लगता है, गिरने लगता है। कुल आगम इससे पहले वाले लेसन में ही मैंने एकाधिकारी फर्म के अंतर्गत और अपूर्ण प्रतियोगिता यानी एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत कुल आगम निकालना बताया था। तो उसका डायग्राम किस तरह से बना, आप तो बड़े हो जो कॉपी चेक ही नहीं कराते, जो पता लगे। तो टीआर कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा, किसमें, एकाधिकारी और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत, और पूर्ण प्रतियोगिता में जो है टीआर OX यानी 45 डिग्री का कोण बनाता हुआ बनेगा। टीसी जो है इस तरह से ही बनेगा जैसे आपने वो सीमांत लागत वाले वक्र में पढ़ी थी, क्योंकि टीसी जो होती है टीएफसी और टीवीसी का योग होती है, तो इसीलिए टीसी यहीं से चालू होती है। आपने पहले वाले लेसन में पढ़ा है और इस तरह से आपने इसको बनाया हुआ है।
अब आप देखो फर्म के संतुलन कहाँ पर है, जिस बिंदु पर ई और ई1 ये लिखा है ना, यहाँ पर संतुलन है। क्यों है यहाँ पर संतुलन? अब आप इससे बोलो टीसी और टीआर इस बिंदु पर और इस बिंदु पर कैसे हैं, बराबर है। ठीक है ना, तो अपन इसकी यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों जगह ई और ई डैश, यानी जिस बिंदु पर ई और ई डैश है यानी टी आर और टी सी बराबर है, वहाँ पर फर्म को कैसा लाभ हो रहा है, सामान्य लाभ हो रहा है। अब यदि फर्म ओ एल उत्पादन कर रही है, ये है ना ओ एल से कम का उत्पादन कर रही है, तो आप ये देख रहे हो ये जो कर्व जा रहा है, ये वाला कर्व ये है आपका टी आर है ना, और ये जो यहाँ से जा रहा है ये आपका है टी सी, यानी कि ये तो लागत तो कैसी आ रही है, ज़्यादा, और आगम की प्राप्ति कम हो रही है। तो यानी कि यदि इस बिंदु से कम का उत्पादन करता है तो फर्म को क्या होती है, हानि होती है। ऐसे ही इस ई बिंदु के बाद यदि यहाँ पर है ना एम बिंदु ई डैश के बाद यदि अधिक उत्पादन करता है, इससे तो कम उत्पादन करता है तो हानि होती है, और एम बिंदु से अधिक उत्पादन करेगा तो टी सी कैसी हो रही है, ज़्यादा, और टी आर कैसी हो रही है, कम, तो फर्म को हानि होगी। तो अधिकतम लाभ की प्राप्ति कहाँ पर हो रही है, ओ क्यू मात्रा पर। अब आप ये देख रहे हो ये कर्व जा रहा है, ये कहे का है, टी सी का है, तो इस एच बिंदु पर जब ओ क्यू मात्रा का उत्पादन करती है तो एच क्यू के बराबर तो क्या हो रही है, लागत आ रही है। यहाँ से यहाँ तक कैसी आ रही है, लागत आ रही है। और ये जो कर्व ऊपर की ओर जा रहा है ये संप्राप्ति वक्र है, यानी जी क्यू जो है, ये अपन को टॉपिक कुछ भी डालना पड़ेगा, तो जी क्यू के बराबर क्या हो रही है, संप्राप्ति हो रही है। निर्गत को बाजार में बेचने से आय की प्राप्ति हो रही है, लागत तो यहाँ से यहाँ तक आ रही है, आगम की प्राप्ति यहाँ से और यहाँ तक की हो रही है, तो लाभ कितना हो रहा है, यहाँ तक तो लागत हो ही गई, तो जी एच के बराबर क्या हो रही है, अतिरिक्त लाभ की प्राप्ति हो रही है। तो फर्म जो ओ क्यू मात्रा का उत्पादन करती है तो फर्म को लागत जो आती है एच क्यू के बराबर, आगम आती है जी क्यू के बराबर, और अतिरिक्त लाभ की प्राप्ति होती है जी एच के बराबर। तो बस व्याख्या ऐसे ही लिखना है, ओ एक्स अक्ष पर उत्पादन, ओ वाई अक्ष पर कुल आगम कुल लागत वक्र को दिखाया गया है। टी आर वक्र फर्म का कुल आगम वक्र है, टी सी वक्र फर्म का कुल लागत वक्र है। ई तथा ई डैश बिंदु पर टी सी और टी आर एक दूसरे को काटते हैं, जहाँ साम्य का निर्धारण होता है, फर्म को सामान्य लाभ होता है। यदि फर्म ओ एल मात्रा से कम और ओ एम से अधिक का उत्पादन करती है तो फर्म को हानि होती है, और एक फर्म ओ क्यू मात्रा का उत्पादन करेगी तो उसे अतिरिक्त लाभ की प्राप्ति होती है, क्योंकि लागत जो है एच क्यू के बराबर, आगम है जी क्यू के बराबर होती है, अतिरिक्त लाभ की प्राप्ति जी एच के बराबर होती है। तो आप ये देखो इस फर्म के अंतर्गत अनुसार संतुलन उस स्थिति में होगा जहाँ कुल आगम एवं कुल लागत कैसे होंगे में सर्वाधिक अंतर होगा। यहाँ पर हो रहा है या नहीं हो रहा सर्वाधिक अंतर, यहाँ से यहाँ तक तो क्या हो रही है, लागत, और ये क्या है, आगम, तो आगम की अधिक है और लागत कम है, तो संप्राप्ति यानी आपको ज़्यादा लाभ होगा या नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर बाकायदा व्याख्या दी हुई है आपकी, और आप देखो ओ एक्स अक्ष पर उत्पादन और ओ वाई अक्ष पर कुल आगम कुल लागत वक्र को दर्शाया गया है। कुल आगम वक्र टी आर शून्य से शुरू होता है और यह शून्य उत्पादन से कुल आगम भी शून्य होता है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ने लगता है तो कुल आगम भी बढ़ने लगता है, फिर भी कुल आगम गिरने लगता है, एक बिंदु के बाद गिरता है, क्योंकि कीमतें वैसे कैसे रखते जाते हैं, कम रखते हैं। कुल लागत वक्र सी बिंदु से प्रारंभ होता है क्योंकि वह ओ सी तक स्थिर है, क्योंकि आपको पता है वो कुछ स्थिर लागत जैसे बताया ना, यानी या ये तो शून्य से चालू हो रहा है, क्योंकि जब बिक्री शून्य होगी तो प्राप्ति भी शून्य होगी, लेकिन सी और लागत तो सी से ही शुरू होगी। अब सी से क्यों चालू होगी, आपने मकान सामान बनाया या नहीं बनाया, लेकिन आप उसको किराया तो दोगे ही दोगे, तो कुल स्थिर लागत तो रहती है ना। तो इसलिए फर्म की जो है लागत किससे शुरू होती है, ओ सी से शुरू होगी। स्थिर लागत होती है बिंदु से प्रारंभ होता है, क्योंकि वह ओ सी स्थिर लागत है, अतः फर्म को शून्य उत्पादन पर ओ सी स्थिर लागत वहन करनी पड़ेगी। कुल लागत प्रारंभ में गिरता है एवं फिर बढ़ता है। कुल आगम एवं कुल लागत का अंतर जी एच, ये आपको पूरी पढ़नी है जो मैंने आपको बताई हुई है। जी एच अधिकतम लाभ प्राप्त होता है जो कि ओ क्यू टी उत्पादन पर है। प्रारंभ में ओ एल बिंदु से कम और ओ एम बिंदु के पश्चात बताया हुआ है ना, अभी बताई थी, करने पर फर्म को क्या होती है, हानि होती है, क्योंकि टी आर कम होता है और टी सी कैसी होती है, अधिक होती है। और ई तथा ई डैश या एफ बिंदु पर समस्थिति बिंदु होता है। समस्थिति बिंदु ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं इसको, जहाँ पर फर्म को सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है, क्योंकि टी आर और टी सी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फर्म ओ क्यू मात्रा का उत्पादन करती है तो अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है। फर्म एल एम की मात्रा के बीच भी उत्पादन करेगी जहाँ पर अधिकतम लाभ की प्राप्ति होगी।
चित्र में टी आर व टी सी वक्र के अधिकतम अंतर को जानने के लिए स्पर्श रेखाएं खींचनी पड़ती हैं। जब ऐसी इस तरह से खींची हुई है ना, ये कौन सी स्पर्श रेखाएं खींचती है, जैसे मैंने ये खींची, ये है ना बिंदु, तो इसको इस तरह से खींचना है, ऐसे टच करते हुए। ऐसे ही यहाँ पर ये टच करते हुए खींचना है, ठीक है। और आपको ये कर्व जो है, ये जो कर्व दिखा रहा है वो इस तरह से दिखा रहा है, ये लाभों का निर्धारण करता है, यानी इससे कम हानि है, इससे अधिक हानि है, और ये जो सेंटर में जा रहा है यहाँ पर अपन को क्या हो रही है, अतिरिक्त लाभ की प्राप्ति होती है। ये तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एकाधिकारी फर्म और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत बताया गया है। और इसमें देखो बस इसमें कुछ भी नहीं है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या पढ़ना है आपको, वही विधियाँ हैं, कुल आगम कुल लागत विधि, सीमांत आगम सीमांत लागत विधि। लेकिन इसके अंतर्गत ये है, ये टी आर वक्र 45 डिग्री का कोण बनाएगा, टी सी वक्र वैसा ही होगा, व्याख्या भी वही है, ई तथा ई डैश बिंदु पर टी आर और टी सी दोनों बराबर है, जिसे संविक्षित बिंदु यानी ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर फर्म को सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। ओ एल मात्रा से कम और ओ एम मात्रा से अधिक का उत्पादन करने पर फर्म को हानि होती है, क्योंकि यहाँ पर देखो टी आर कम है, टी सी ज़्यादा है, यहाँ भी टी आर कम है, टी सी ज़्यादा है। फर्म को अतिरिक्त लाभ की प्राप्ति जो होती है ओ की मात्रा पर होती है, क्योंकि यहाँ पर लागत जी क्यू है और आगम जी क्यू है। एच क्यू तो लागत है, जी क्यू आगम है, अतिरिक्त लाभ हो रहा है जी एच के बराबर।